हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि आज संडे है और हम संडे को करते हैं प्रैक्टिस। वैसे तो हमारी प्रैक्टिस 3 PM पर होती है, लेकिन हमारे 2-4 पॉइंट रह गए थे जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी था। तो 3 PM पर हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हमें अपने हेल्थ साइंस में करना है प्रैक्टिस, क्योंकि हमने थ्योरी की क्लास ले ली है। तो हम आज करेंगे, लास्ट क्लास है हमारी जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजियोलॉजी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। मैं आपको पहले बता दूं कि आप साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। कुछ नया मिलेगा तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ लास्ट में कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हालांकि आज के क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी होंगे, क्योंकि टॉपिक भी हमारे बिल्कुल इजी थे। अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली होंगी तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बताना है कि पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है क्या है। हिस्टीरिया है, मिर्गी है, रेबीज है या फिर हाइड्रोफोबिया है। वैसे आपको अब ऐसे अगर एक ही ऑप्शन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर रेबीज और हाइड्रोफोबिया दोनों मिल गया है। और आपको पता है कि ये दोनों ही पागल कुत्ते के काटने से संबंधित है। रही बात हिस्टीरिया और मिर्गी की, तो इन दोनों में आपको मूर्छा आती है, यानी कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसको मूर्छा आती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। हिस्टीरिया की स्थिति में व्यक्ति अर्ध मूर्छित होता है। मिर्गी की हालत में व्यक्ति और उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है? हमें यहाँ ये बताना है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो हम सभी जानते हैं पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। लक्षण क्या है कि व्यक्ति को पानी से डर लगने लगेगा। ठीक, हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगने लगता है। अब ये रेबीज का क्या मजरा है? तो रेबीज जो है, रेबीज नाम का एक विषाणु होता है जो कि कुत्ते के लार में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार से जल जाने पर जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। आपने जलने का प्रकार देखा था, एक तो देखा था जल जाना, एक देखा था झुलस जाना, अम्ल से जल जाना, क्षार से जल जाना, साथ ही साथ आपने बिजली से जल जाने की भी बात की थी। तो व्यक्ति अगर क्षार से जल रहा है तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए हमें बर्नॉल का उपयोग करना चाहिए, डिटॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, प्याज का रस लगाना चाहिए या फिर नींबू का रस लगाना चाहिए। तो क्षार से जले हुए व्यक्ति के लिए अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हम नींबू के रस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो उसे कम करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे या किस प्रकार का उपचार आप करेंगे? बर्फ की थैली रखेंगे, गीले कपड़े में उसको लपेट देंगे, टूर्निकेट का प्रयोग करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए हमें टूर्निकेट का प्रयोग करना होता है। अब ये टूर्निकेट क्या है? तो टूर्निकेट एक प्रकार की रबर की पट्टी की तरह होता है, जो कि जो हमारे बाह्य रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? तो ये एक पट्टी होता है, रबर का पट्टी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किस रक्त नलिका के कट जाने से लगातार रक्त बहता रहता है? यानी कि
किस रक्त नलिका के कटने से जो रक्त का स्राव है वो लगातार होता रहता है? सिरा का, नाड़ी का, तंतु का या फिर धमनी का? तो रक्त नलिका यानी कि जो आपकी धमनी है, अगर धमनी कट जाती है तो लगातार रक्त का प्रवाह होता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाते हैं। अगर सर्प ने काट लिया है तो उस स्थान पर आप क्या लगाएंगे? बरनॉल लगाएंगे, लाल मिर्च लगाएंगे, नौशादर लगाएंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करेंगे? तो ये हमने अपनी क्लास में ही देखा था। बरनॉल क्या है? तो ये जलने पर लगाने वाली क्रीम है। लाल मिर्च का प्रयोग आप करेंगे नहीं, ये सबको पता है। तो आपको इन दोनों में से बताना है क्या आप उपयोग करेंगे, नौशादर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपने क्लास ली होगी सामान्य दुर्घटनाओं की तो वहाँ पर हमने चर्चा किया था, अगर सर्प काटता है या सर्प ने डस लिया है तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर घाव हुआ है वहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, धमनी से रक्त स्राव की पहचान होती है। धमनी से रक्त स्राव की पहचान होती है, कैसे होती है? क्या जो धमनी से निकलने वाला रक्त स्राव है वो शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर होता है या फिर हल्का नीला रुधिर होता है, काला मटमैला रुधिर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धमनी से निकलने वाले रक्त की क्या पहचान है, कैसा होता है? तो धमनी से निकलने वाला जो रक्त है उसकी पहचान है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। कैसा? जो धमनी से रक्त निकलता है वो शुद्ध होता है, लाल रंग का होता है और चमकीला रुधिर होता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरा से स्रावित होने वाला रक्त होता है, यानी कि जैसे आपने धमनी से स्रावित होने वाले रंग की पहचान की, वैसे ही सिरा से स्रावित होने वाले रक्त का क्या पहचान है? क्या सिरा से निकलने वाला रक्त शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, आंशिक रूप से शुद्ध होता है या फिर आंशिक रूप से ये अशुद्ध होता है? तो जो सिरा से स्रावित होता है रक्त, सिरा से स्रावित होने वाला रक्त अशुद्ध होता है, जबकि धमनियों से शुद्ध रक्त निकलता है, सिरा से अशुद्ध निकलता है। और जो कोशिकाओं से निकलने वाला रक्त होता है वो आंशिक रूप से अशुद्ध होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सिरा से स्रावित होने वाला रक्त की पहचान है, यानी कि जो रक्त सिरा से निकलता है उसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का चमकीला होता है, बैंगनी रंग का गाढ़ा होता है, मटमैला रंग का होता है या फिर काले रंग का होता है? तो जो सिरा से स्रावित होने वाला रक्त है उसकी पहचान ये है कि पहला आपने देखा कि वो शुद्ध नहीं होता है, वो बैंगनी रंग का गाढ़ा होता है। कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का गाढ़ा रक्त निकलता है। अगला क्वेश्चन है, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? यानी कि जब रुधिर तेजी से बह रहा हो तो ऐसे में उसको रोकने के लिए उत्तम उपाय क्या है? रुधिर बहने वाले अंग को उल्टा कर देना, टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए, बर्फ की गीली पट्टी रख देनी चाहिए, टूर्निकेट बांध देना चाहिए। तो अभी अभी आपने क्या देखा था? इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले आपने देखा था कि जो बाह्य रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें टूर्निकेट बांधना चाहिए। टूर्निकेट क्या है? तो एक प्रकार की ये पट्टी होती है जो बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए काम में आती है। बर्फ की गीली पट्टी आप कब रखते हैं? यानी कि आपने देखा होगा जब बुखार वगैरह आता है तो ठंडी गीली पट्टी हम रखते हैं व्यक्ति के शरीर पर, यानी कि सर पर। अगला क्वेश्चन है आपका,
सबसे ज़्यादा खतरनाक विष होता है, यानी कि सबसे खतरनाक विष कौन सा है? आपने जब विष के प्रकार पढ़े थे तो आपने देखा था जलन उत्पन्न करने वाले विष, आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, नींद लाने वाले विष, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले विष। अब यहाँ तो दिया गया है, ये चारों दिया गया है, पूछा भी जा रहा है आपसे कि सबसे खतरनाक कौन सा है। तो क्या नींद लाने वाला है सबसे खतरनाक, जलाने वाला है, या फिर आहार नाल में जलन पैदा करने वाला है, या जो मस्तिष्क या फिर तथा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं वो सबसे हानिकारक हैं? तो सबसे हानिकारक विष हमारा यही होता है जो तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को, यानी कि मस्तिष्क को ये हमारे हानि पहुंचाते हैं। अब ज़रा जो हमने ये चारों देखा है, नींद लाने वाले, जलाने वाले, आहार नाल में जलन पैदा करने वाले, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष हैं। इनमें से आपको सिर्फ दो विष का नाम आपको बता देना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में इसको पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष हैं वो सबसे खतरनाक विष के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टरी गांठ के नाम से जाना जाता है कौन? ग्रेनी गांठ जाना जाता है, रीफ गांठ जाना जाता है, या दोनों को ही डॉक्टरी गांठ बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आपका PYQ है। आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होना लाजमी है। इसीलिए पेपर देते टाइम बहुत ही ध्यान से हमें अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ते हैं तो आप अपने प्रश्न को आधा वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो हम जल्दबाजी कर देते हैं जहाँ पर नहीं दिया होता है, तो ऐसे प्रश्नों में हम ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। अब हम यहाँ पूछ रहे थे रीफ गांठ के बारे में, तो रीफ गांठ डॉक्टरी गांठ। तो जो रीफ गांठ है ना, इसी को हम डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं। जो ये क्योंकि इसका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्रेनी गांठ का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो ये ग्रेनी गांठ होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, दूसरे ये चुभता है। तो अगर आप इसका प्रयोग कर भी रहे हैं तो गांठ को आपको ऊपर रखना चाहिए। इसका प्रयोग सामान्य तौर पर हम चिकित्सा में नहीं करते हैं। प्रयोग किसका करते हैं? तो रीफ गांठ का करते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टरी गांठ भी बोलते हैं। ये ना तो फिसलता है और ना ही ये चुभता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रीफ गांठ बांधने के लाभ हैं। अगर कोई व्यक्ति रीफ गांठ बांध रहा है तो इसके क्या लाभ हैं? अपने आप नहीं खुलता है, अपने स्थान से नहीं खिसकता है, आवश्यकता पड़ने पर आसानी से खोला जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने अभी देखा कि जो रीफ गांठ है ये मतलब अपने आप नहीं खुलता है, अपने आप ये आसानी से नहीं खुलेगा, यानी कि अपने आप नहीं खुलेगा। ये अपने स्थान से खिसकता भी नहीं है। साथ ही साथ यदि आपको आवश्यकता हो तो इसे आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। ग्रेनी गांठ को आप कहाँ पर बांधते हैं? गर्दन का खिंचाव कम करने के लिए, हिले बाजू का खिंचाव कम करने के लिए, कंधों को संतुलित बनाने के लिए, या फिर ऊपरी भुजा को विश्राम देने के लिए। सामान्य तौर पर हमें पता है कि हम ग्रेनी गांठ का प्रयोग कभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं करते हैं। सामान्य तौर की बात हो रही है। ठीक, लेकिन अगर आप बांध रहे हैं तो ये क्यों बांध रहे हैं? आप ऊपरी भुजा को आराम देने के लिए ग्रेनी गांठ का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यता होती है। आपने पढ़ा था कि अंगुली की कितनी होनी चाहिए?
अंगुली की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जो अंगुली की पट्टी या फिर अंगूठे की पट्टी होती है, इन दोनों की पट्टी की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका PYQ था, ठीक। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। यदि आप सिर पर पट्टी बांध रहे हैं, लंबी पट्टी की बात की जा रही है, तो ऐसे में आपको कितने पट्टियों की आवश्यकता होगी? 1 पट्टी लगेगा, 2 पट्टी लगेगा, 4 पट्टी लगेगा, 3 पट्टी लगेगा। ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए आपको 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। कितने पट्टी? 2 पट्टी की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है। जो तिकोनी पट्टी है उसको बनाने के लिए सामान्य तौर पर आपको कितना कपड़ा लगता है? ये जब आपने तिकोनी पट्टी पढ़ी थी उसी टाइम पर आपने तिकोनी पट्टी बनाने के लिए बनाने की विधि देखी थी। कितना कपड़ा देखा था? क्या 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा देखा था, 1 मीटर वर्गाकार देखा था, आधा मीटर वर्गाकार देखा था, 2 मीटर वर्गाकार देखा था? नहीं, हमने क्या देखा था? 1 गुणे 1 यानी कि 1 मीटर लंबा चौड़ा, कहने का मतलब 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा हमने देखा था। तो तिकोनी पट्टी बनाने के लिए सामान्य तौर पर आपको 1 मीटर वर्गाकार कपड़े की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है, यानी कि जो कान पर आप पट्टी बांधते हैं उस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? क्या 5 मीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 मीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी या फिर 2.5 मीटर वर्गाकार होनी चाहिए? तो जो हम कान की पट्टी के लिए प्रयोग करते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी लंबाई चौड़ाई 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोहनी या घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है, कोहनी हो गई या फिर जो घुटने की पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, 7 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर होती है या फिर 2 सेंटीमीटर होती है? तो आपने देखा था घुटने और कोहनी की पट्टी हम 7 सेंटीमीटर चौड़ा लेते हैं, ठीक। ये जो आपने डाटा देखा था तिकोनी पट्टी, हालांकि तिकोनी पट्टी में आपने सब क्या देखा था? एक पट्टी देखा था, ठीक। जबड़े में 1 या 2 पट्टी आपने देखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ध्यान आपको लंबी पट्टी में रखना है कि कितने लंबी और कितनी चौड़ी पट्टियों की, कितने पट्टी की हमें आवश्यकता है। हालांकि आपको 2 पट्टी सिर्फ सर के पट्टी में ध्यान रखना है, बाकी तो सब एक पट्टी थे, लेकिन लंबाई और चौड़ाई आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जांघ या कूल्हे पर बांधने के लिए कितने तिकोने पट्टी की आवश्यकता होती है? जांघ या कूल्हे पर बांधने के लिए आपको कितने पट्टियों की आवश्यकता होगी? 1, 3, 2, 4। तो हमें पता है कि हमें जो है जांघ या कूल्हे पर बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। अभी अभी हमने देखा कि जबड़े के लिए आप 1 या 2 पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सभी के लिए आपको 1 पट्टियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कलाई को सहारा देने के लिए किस प्रकार की पट्टी बांधनी चाहिए? यानी कि अगर कलाई को हमें सहारा देना है तो ऐसे में हमें किस प्रकार की पट्टी बांधनी चाहिए? ये आपको झोली और ये जो चारों दिया गया है, ये चारों के चारों पट्टी बांधने की विधि है। पट्टी के प्रकार की बात नहीं करें, पट्टी के बांधने की विधि है। तो कलाई को सहारा देने के लिए किस प्रकार से आप पट्टी बांधेंगे?
बड़ी झोली वाली, कॉलर कफ झोली बांधेंगे, सकरी झोली बांधेंगे या फिर सेंट जॉन झोली आप बांधेंगे। तो कलाई को सहारा देने के लिए हम बांधेंगे कॉलर कफ झोली बांधेंगे। कौन सी? कॉलर कफ झोली बांधेंगे कलाई को सहारा देने के लिए। ठीक, अभी ये चारों जो हमारे बांधने की विधियां हैं, इन चारों से संबंधित हमने प्रश्न लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हंसली की टूटी हड्डी को सहारा देने के लिए बांधा जाता है। हंसली समझ में आ रही है? ये जहाँ पे आप लोग नेकलेस पहनते हैं, जैसे ये सर हो गया, वैसे मुझे बनाना तो नहीं आता है, ये चीज़, ये जो होता है इसको हम हंसली बोलते हैं। तो हंसली की हड्डी को सहारा देने के लिए बांधा जाता है। सेंट जॉन झोली बांधा जाता है, सकरी झोली बांधा जाता है, बड़ी झोली बांधा जाता है या फिर कॉलर कफ झोली बांधा जाता है। तो जो हंसली की हड्डी होती है, हंसली की हड्डी को सहारा देने के लिए सेंट जॉन झोली बांधी जाती है। सकरी और ये जो बड़ी झोली है, ये वक्षस्थल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वक्षस्थल को सहारा देने के लिए आप सकरी झोली और बड़ी झोली का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? यानी कि जो रोगी है, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए? हरा रंग का होना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए, दूधिया रंग का होना चाहिए या फिर रंगहीन होना चाहिए? तो हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि जो रोगी व्यक्ति है, सबसे पहले हमने रोगी के कमरे के बारे में पढ़ा था कि रोगी का कमरा आरामदायक होना चाहिए, शोरगुल से दूर होना चाहिए, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए, रोगी के आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, समझी थी और हमें पता भी है। लेकिन रोगी का जो कमरा है उसमें किस तरह का प्रकाश हो? तो वहाँ पर दूधिया प्रकाश होना चाहिए। कैसा प्रकाश होना चाहिए? तो रोगी के कमरे में दूधिया प्रकाश होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, रोगी के शरीर पर सैया घाव हो जाता है एक विशेष बीमारी के कारण, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण, बिस्तर के खराब होने के कारण, कि ये सारे कारण हैं। तो हमने सैया के बारे में पढ़ा था। सैया घाव यानी कि जो बेड सोर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से लंबे समय तक कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता है तो उसके शरीर में घाव हो जाता है। जैसे पीठ पर हो जाना, वक्षस्थल पर घाव हो जाना, कंधे पर हो जाना, लेटे लेटे घाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? आप सैया घाव से बचने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं, या फिर रबर के बैग आते हैं जिसमें आप हवा वगैरह भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे गद्दों का प्रयोग करना चाहिए या फिर रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। तो सैया घाव क्या है? आपने समझा, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े होने के कारण व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाता है, उसी को ही हम सैया घाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ सीट का अर्थ है, यानी कि ये ड्रॉ सीट क्या होता है? ड्रॉ सीट हम किसे कहते हैं? तो बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर है, रबर की चादर है, रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर है, पहले दिन की गंदी चादर है। तो आपने समझा था, कल ही समझा था आपने बेड, ये क्या है? ड्रॉ सीट क्या है? तो जो बिस्तर यानी कि रबर या फिर मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर है, जो कि कमर के ऊपर रहती है। जब व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति है, मल मूत्र त्याग कर देता है उस पर, तो उसे हटाकर उसको साफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का गद्दा है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, वो गंदा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली छोटी चादर है। अगला क्वेश्चन है,
सया छत का उपचार है, वही अभी हमने बात किया सया घाव। सया घाव का उपचार क्या है? सेंक करना, रिंग कुशन लगाना, बर्फ लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सया घाव का उपचार है रिंग कुशन लगाना। ठीक, साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि जो रबर का थैला था जिसमें हवा भरकर हम इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर डॉक्टर ऐसे इतना ज़्यादा मुलायम गद्दे पर लेटने की सलाह नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक से उठ बैठ ना सकने वाले रोगी को चाहिए कैसा बिस्तर चाहिए? सामान्य बिस्तर चाहिए, कंबल का बिस्तर चाहिए, विशेष बिस्तर चाहिए या फिर सिलवट युक्त बिस्तर चाहिए? तो जब रोगी व्यक्ति ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहा है तो हम उसे सामान्य बिस्तर तो दे ही नहीं सकते हैं। कंबल वाला बिस्तर कब देंगे? जब व्यक्ति को ठंड का आभास हो रहा हो। लेकिन जो व्यक्ति ठीक से उठ बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए हमें विशेष बिस्तर की आवश्यकता होती है, हम उनके लिए विशेष बिस्तर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं आप? क्या गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करते हैं, बेड कैंडल का प्रयोग करते हैं, रबर सीट का या फिर कंबलों का प्रयोग करते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए हम बेड कैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्चियां नहीं बांधी जाती हैं? खपच्चियां कब बांधी जाती हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि खपच्चियों का प्रयोग हम हड्डी टूटने पर करते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना है कि कौन सी हड्डी है जो टूट जाए तब भी हम पसलियों का प्रयोग खपच्चियों का प्रयोग नहीं करते हैं। खोपड़ी व पसली, टांग व अग्रबाहु की, जांग व कूल्हा की, कंधा व घुटना की। सॉरी, यहाँ पर घटना हो गया है, घुटना की। तो घुटने कंधे पर करेंगे, जांग कूल्हे पर करेंगे, टांग अग्रबाहु पर करेंगे, लेकिन खोपड़ी और पसली की हड्डी टूटने पर, खोपड़ी और पसलियां टूटने पर हम खपच्ची का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अग्रबाहु की हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के अग्रबाहु की हड्डी टूट गई है तो आप कैसे उपचार करेंगे? हाथ पर पहले झोली बांध देंगे, खपच्चियों पर रुई रख कर बांध देंगे, हुई नहीं रुई, खपच्चियों पर रुई रख कर आप बांध देंगे, घायल को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, घायल अंग को धीरे धीरे समकोण में रखकर मोड़ देंगे। भाई, अगर हड्डी टूट गई है तो उसे मोड़ना मारना नहीं है आपको। हाथ पर पहले झोली बांध देंगे? जी नहीं, हम हाथ पर बांधेंगे नहीं झोली, खपच्ची पर रुई रखकर बांध देंगे, ये सही है। खपच्ची हम उठाएंगे और खपच्ची पर रुई बांधेंगे, उसके जो अग्रबाहु की हड्डी टूटी है उस पर बांध देंगे। तो सही उपचार क्या होगा कि खपच्ची पर रुई रखकर आप उसको बांध देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों में रक्त शुद्ध होने के लिए किसके द्वारा जाता है? यानी कि जो फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है वो शुद्ध होने के लिए किस माध्यम से पहुंचता है? रक्त कोशिकाओं के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, शिराओं के द्वारा या फिर वायु कोष्ठों के द्वारा पहुंचता है। तो जो फेफड़ा है, फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए रक्त कोशिकाओं के द्वारा ये जाता है। ठीक, कैसे हो जाता है? तो रक्त कोशिकाओं के द्वारा ये जाता है रक्त को शुद्ध करने के लिए। कहाँ? फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि जले भाग का जलन कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जल गया है तो उसके जले भाग के जलन को कम करने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? क्या आप प्याज लगाएंगे उस स्थान पर?
आप हल्दी लगाएंगे उस स्थान पर, नीम का पत्ता लगाएंगे उस स्थान पर, या फिर नारियल का तेल लगाएंगे। तो आपको पता है कि जले हुए भाग पर हम नारियल का तेल लगाते हैं जलन करने के लिए, जलन कम करने के लिए। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जल गया है और उसके शरीर में कपड़ा चिपक लिया है तो हम करेंगे क्या? क्या पानी डालकर उसे छुड़ाएंगे या फिर खींच लेंगे? नहीं, ना हम जले हुए व्यक्ति के कपड़े को खींचेंगे जो चिपका है, और ना ही हम उसे पानी डालकर छुड़ाएंगे। तो हम करेंगे क्या? तो हम उसके जो शरीर पर जो कपड़ा चिपका है उसे क्या करेंगे? नारियल का तेल लगाकर उस स्थान को हम तरल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को निकालेंगे। ठीक, ये नारियल का तेल हमारे बड़े काम का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तस्राव रोकने में सहायक है। ये जो रक्तस्राव होता है इसको रोकने में कौन सहायक है? क्या तुलसी सहायक है, पुदीना सहायक है, फिटकरी सहायक है, या फिर हींग सहायक है? तो हमें पता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए ये फिटकरी आवश्यक है, ये फिटकरी सहायक होता है हमारे रक्तस्राव को रोकने के लिए। हमने जो घरेलू औषधियाँ बात की थी उसमें हमने तुलसी, पुदीना, हींग, हल्दी इन सभी के बारे में चर्चा किया था। तो उसी वक्त हमने तुलसी के बारे में भी चर्चा किया था। आप सभी को पता है कि ये जो तुलसी है, तुलसी जैसे फोड़ा फुंसी में भी बहुत लाभदायक है। तुलसी की पत्ती अगर आप फोड़ा फुंसी पर लगाते हैं तो भी बहुत लाभदायक है। एक तो इसे बहुत पवित्र माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में हमने आपसे पूछा था कि तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, उस दिन तो किसी ने नहीं कमेंट किया। अब आप मुझे बताइए, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान और कर देती हूँ। जिस दिन हम क्रिसमस डे मनाते हैं उसी दिन मनाया जाता है। एक बार कमेंट करके आप बताइएगा कि किस दिन हम तुलसी दिवस मनाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बता रही थी? हाँ, तुलसी के बारे में बता रही थी। तो तुलसी को हम कैसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं? एक तो सर्दी जुकाम हुआ रहता है, एक तो हमने देखा फोड़ा फुंसी, दूसरे अगर सर्दी जुकाम हुआ है ऐसे में आप तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये बहुत लाभदायक होता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो काढ़ा, गुड़, अदरक, लौंग, काली मिर्च ये सारी चीज़ें मिलाकर 1 गिलास पानी लीजिए और पकाते पकाते उसे आधा गिलास कर दीजिए और पी लीजिए रात में सोने से पहले। आपको खांसी, सर्दी, जुकाम इसमें बहुत लाभदायक है। पुदीना जो कि आपके पेट को ठंडा रखता है, मितली वगैरह के लिए काम में आता है। हींग की बात करें तो ये पेट साफ करने के बहुत काम आता है। देखा होगा आपने, सामान्य तौर पर जब छोटे से बच्चे होते हैं वो कुछ बता नहीं पाते हैं और उनका पेट कुछ फूला फूला सा होता है तो मम्मी लोग उनको यही हींग पिला देती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ये कुछ नहीं है, लाल दवा को किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा आप किस नाम से जानते हैं? बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, अमृत धारा के नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, या फिर बर्नॉल के नाम से जानते हैं? तो यहाँ तो हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं कि लाल दवा को और किस नाम से जानते हैं, लेकिन आपको बताना है कि हम लाल दवा का उपयोग कहाँ करते हैं। आपने ये पढ़ रखा है, हम इसे अभी हमने हाल फिलहाल में जो क्लासेस ली हैं उसी में हमने कई बार पढ़ा है। जल के शुद्धिकरण में हमने इसकी बात की थी। जरा आप लोग एक बार कमेंट करके किसी भी उपयोग में इसको बताइएगा कि लाल दवा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। बाकी लाल दवा का जो अन्य नाम है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय विष के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा क्षारीय विष के अंतर्गत आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जो कास्टिक सोडा है ये किसके अंतर्गत आता है? ये जो क्षारीय विष है,
क्षारीय विष के अंतर्गत आता है आपका कास्टिक सोडा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विष के लिए किस प्रकार के प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है? ठीक, बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अम्लीय विष के लिए किस प्रकार के प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अम्लीय विष खा लिया है तो उसके लिए हमें कौन से प्रतिकारक का उपयोग करना है? अम्लीय प्रतिकारक का, क्षारीय प्रतिकारक का, दोनों का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो हमें ये पता है कि अगर किसी ने अम्लीय विष खाया है तो हम उसको क्षारीय प्रतिकारक देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने क्षारीय प्रतिकारक खाया है तो हम उसे क्षारीय विष खाया है तो हम उसे अम्लीय प्रतिकारक देंगे। तो यहाँ पर अम्लीय का क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत नहीं आएगा? कास्टिक सोडा, कार्बोलिक एसिड, अफीम, अमोनिया। तो ये जो कास्टिक सोडा है, कार्बोलिक एसिड है और जो अमोनिया है, ये तीन के तीनों जलन उत्पन्न करने वाले के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो अफीम है, अफीम और मॉर्फिन, ये क्या है? ये निद्रा विषकारी होते हैं, यानी कि निद्रा उत्पन्न करने वाले विष होते हैं। तो ये क्या है? कास्टिक, कार्बोलिक और अमोनिया जो है ये जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटा है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवा नहीं देनी चाहिए? एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए, इब्रुप्रोफेन नहीं देना चाहिए, सब दिया जा सकता है। तो अगर किसी बच्चे को कीड़े ने काट लिया है तो आप पैरासीटामोल इग्नोर करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये जो प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी आवश्यकता को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? योजना आयोग ने किया था, मुदालियर कमेटी ने किया था, केंद्र स्वास्थ्य परिषद ने किया था या फिर भोरे कमेटी ने किया था? तो जो प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सबसे पहले भोरे कमेटी ने प्रस्तुत किया था। नोट डाउन कीजिएगा, इसको हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, NHRM, इसका पूरा नाम आपको बताना है। नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रेड मिशन। तो आपको बताना है NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो जो NRHM है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो नोट डाउन कीजिएगा आप, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? तो गांव के जो गरीब हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए ये इसके जो है स्थापना हुई। यानी कि ये गांव के गरीबों के लिए, गरीबों के देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए ये कार्य करता है। ठीक, NRHM इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। इसका फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ... यह बैंडेज में उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा है जो पट्टी में उपयोग किया जाता है? बैंडेज यानी कि पट्टी हो गया। तो इनमें से कौन सा है जो पट्टी में उपयोग किया जाता है? चीज क्लॉथ, केसमेंट, गॉज, उपरोक्त सभी। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो गॉज है इसका उपयोग हम बैंडेज में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल इंस्टीट्यूट पर द विजुअल हैंडीकैप यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
दिल्ली में, देहरादून में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, नया क्वेश्चन है आपके लिए, हमने डिस्कस नहीं किया है इसीलिए बोल रही हूँ नया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप यानी कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान है वो हमारे कहाँ पर है? ये हमारे है देहरादून में। कहाँ पर है? ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर या फिर 8 दिसंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में ... के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो जिंक फास्फाइड है ये सबसे पहले तो एक जहर है। इसका प्रयोग किसे मारने के लिए किया जाता है? क्या दीमक के लिए किया जाता है, तिलचट्टा के लिए किया जाता है, चूहा के लिए किया जाता है या फिर ये घरेलू मक्खी के लिए किया जाता है? तो जो जिंक फास्फाइड है ये एक जहर है जो कि चूहे के लिए किया जाता है। कभी मार्केट से चूहे की दवा लेकर आइए, देखिए उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है जिंक फास्फाइड। ठीक, क्या होता है? जिंक फास्फाइड एक जहर है, बच्चों से दूर रखें। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक गैप क्या है? ये डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता है, विशेष आयु की जन्म मृत्यु दर की भिन्नता है, लिंग अनुपात में भिन्नता है या फिर माँ बच्चे के अनुपात में भिन्नता है। तो ये डेमोग्राफिक गैप का मतलब ये होता है जन्म व मृत्यु के बीच में भिन्नता। क्या? जन्म और मृत्यु के बीच में भिन्नता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे कि तूतिया, आप उन्हें क्या कहते हैं? अपेक्षिक विष कहते हैं, उदाहक विष कहते हैं, उत्तेजक विष कहते हैं या फिर प्रलापक विष कहते हैं? ये जो हम लास्ट में 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके PYQ हैं। ठीक, तो ऐसे विष जो बिना अंगों को जलाए हुए ही विषाक्तता उत्पन्न करते हैं जैसे कि तूतियां हैं, तो ऐसे विष को हम कहते हैं उदाहक विष। क्या कहते हैं? उदाहक विष। उदाहक विष ऐसे विष होते हैं जो कि हमारे अंगों को जलाए बिना ही विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में तूतिया को ध्यान रखिएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? यानी कि जो परिचारिका है उसका रोगी का तो ख्याल रखना ही रखना है, उसके अतिरिक्त उसे और किसका ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का या किसी का भी नहीं। तो जो एक परिचारिका है, परिचारिका को अपने अतिरिक्त परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना होता है। यदि वो स्वस्थ रहेगी तभी रोगी की देखभाल कर पाएगी, अगर वो खुद नहीं स्वस्थ रहेगी तो रोगी की देखभाल क्या कर पाएगी? तो रोगी की देखभाल अच्छे से करे, इसके लिए उसका स्वस्थ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 46 क्वेश्चन जिसमें हमने पिछले लास्ट वीक जो पढ़ा था उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग ज्वाइन कर लें। रात 9 बजे क्विज होती है, आप उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो अभी 2 घंटे पहले क्लास हुई थी, यानी कि जो 3 PM पर हमने क्लास लिया था,
वहाँ पर हमने कई क्वेश्चन पूछे थे आपसे। तो उम्मीद है कि आप जाकर उस क्लास को लेंगे और वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जवाब ज़रूर देंगे, और अभी की क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक? तो वैसे आपको पता है कि हमारे जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें हमें होम साइंस से मुख्य रूप से 5 ब्रांच को पढ़ना होता है। कौन-कौन सा? एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस और साथ ही साथ सीडी। ये हमारे 5 मुख्य ब्रांच होते हैं, और जो हमने अभी हेल्थ साइंस पढ़ा ये भी हमारा न्यूट्रिशन साइंस में ही आ जाता है। तो हमने ये अपने पूरे पाँचों के पाँचों ब्रांच कवर अप कर लिए हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि टीजीटी का एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपको पूरी थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक? तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब आपका काम है, आप जाइए रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, उसको लगाइए। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए, ठीक? कल से हम देखेंगे, आपको पता है कि हमारे पीजीटी में ये फिजियोलॉजी का पार्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कल हम देखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे अपनी फिजियोलॉजी। तो कल एक कह सकते हैं एक नया ब्रांच होगा हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा आप सभी, और जो भी क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं उनका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।